नॉन स्टॉप एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की। कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार इन कानूनों को पहले होल्ड पर रखे, वरना सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट के एक एक शब्द बेहद तल्ख थे। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा पूरी बात महीनों से चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने कहा हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का निगोशिएशन कर रहे हैं। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 47वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर के सुनवाई की। सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। ये भी पूछा कि आप कानून को होल्ड करेंगे या हम कर दें। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए और जो किसान यूनियन का मत था उस दृष्टि से कई प्रस्ताव भी उनको संशोधन के दिए थे, लेकिन उनके मन में रिपीली है तो इसलिए फैसले तक नहीं पहुंच पाए कि 15 तारीख को बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। सरकार का जो फेलियर है, नाकामियां भी है, उसको जो आलोचना किया ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया और इसके साथ वो भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इतने दिनों से सरकार क्या बात कर रही है। हम सरकार के रवैये से बेहद निराश हैं। ये मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। आंदोलन के बीच कुछ भी हो सकता है। हम नहीं चाहते कि किसानों को नुकसान पहुंचे और कोई भी घायल हो। इधर ज्यादातर किसान नेता कह रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट का कोई रोल नहीं है और किसान सरकार से फैसला चाहती है। जो सरकार के साथ बातचीत साडी हो रही है उसी में हल निकलना चाहिए, उसी में इसका पुख्ता हल निकले। तो सरकार को डेमोक्रेसी है। सब लोग कह रहे हैं कानून खेती के जो है एक किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, दुकानदार विरोधी हैं, खपतकार विरोधी हैं, ये देश के विरोधी कानून है तो उनको खत्म करना चाहिए। जो कि सब लोग कह रहे हैं, जन जन कह रहा है, साडी तो यही है सरकार को इसका पर फैसला लोगों की बात सुनकर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी और अदालत के रुख से ऐसा लग रहा है कि वो कृषि कानूनों को स्थगित कर सकती है। कुंदन सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हिंदू महासभा ने गोडसे ज्ञानशाला की शुरुआत की है। हिंदू महासभा के लोग इसमें युवाओं को महात्मा गांधी के हत्यारे की विचारधारा पढ़ाएंगे। जयकारे के साथ हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हो गई गोडसे ज्ञानशाला। हिंदू महासभा ने बापू की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के नाम पर एक स्टडी सेंटर खोल दिया है, जिसमें गोडसे की कथित देशभक्ति के किस्से सुनाए जाएंगे। युवा पीढ़ी को बताने के उद्देश्य से हमने गोडसे जी ने क्यों ये किया विभाजन का प्रतिकार, ये बताने के उद्देश्य से हमने वहाँ आज हिंदू महासभा भवन में गोडसे ज्ञानशाला का स्थापना की है। ग्वालियर के दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा के कार्यालय में गोडसे पर कार्यशाला के पहले दिन हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई और संघ से जुड़े पदाधिकारियों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि की और देश के लिए उनके योगदान पर चर्चा की। ज्ञानशाला में बीजेपी के पितृ पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार को भी शामिल किया गया। इस पाठशाला के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी कितना इसमें राष्ट्रवाद की भावना से जागृत होगी, उत्प्रेरित होगी, क्योंकि इसका हमारा भाव ये है कि गोडसे ज्ञानशाला के माध्यम से हम राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करें और इसके अंदर विचार गोष्ठियाँ भी करेंगे, साहित्य भी देंगे और साहित्यों का के साथ साथ जो ऑडियो वीडियो का भी प्रबंध करेंगे। गोडसे के महिमा मंडन से मध्य प्रदेश का सियासी तापमान हाई हो गया है। धार में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया, गोडसे पहला आतंकवादी था। नाथूराम गोडसे देशद्रोही था, जिसने एक शुद्ध बेहद, जिसका पूरा विश्व में नाम था, महात्मा गांधी, उसकी गोली, उनकी छाती पर जो गोली मार के हत्या की है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे पहला टेररिस्ट था, आतंकवादी था।
30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हैं। भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ने भी एक बार गोडसे को देशभक्त बताया था, लेकिन बाद में माफी मांग ली थी। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24। फिरौती के लिए नेपाल के वीरगंज शहर से अगवा 2 बच्चों की बहादुरी ने उन्हें न सिर्फ अपहर्ताओं के चंगुल से बचा लिया, बल्कि एक बड़े गिरोह का भी खुलासा हो गया। इनमें एक नेपाल के बड़े होटल कारोबारी का बेटा है, जबकि दूसरा एक अधिकारी का बेटा है। तारीख 10 जनवरी, जगह जक्कनपुर थाना, पटना, दिन रविवार। बस स्टैंड के पास रात को 2 बच्चे भटक रहे थे। वहां से गुजर रही थी जक्कनपुर थाने की पेट्रोलिंग पार्टी। गाड़ी की रोशनी में पुलिस वालों ने दोनों बच्चों को देखा और फिर उन्हें साथ में बिठाकर थाने ले आए। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि दोनों को नेपाल के वीरगंज से शनिवार की शाम अगवा किया गया था। एक बच्चे का नाम प्रणेश शर्मा, जिसके पिता दीपक शर्मा वीरगंज रजिस्ट्री ऑफिस में अधिकारी हैं, जबकि दूसरे बच्चे का नाम शिवेश गुप्ता है और उसके पिता जगन्नाथ प्रसाद होटल कारोबारी है। शिवेश के मुताबिक दोनों साइकिल से ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में रुककर बैडमिंटन खेलने लगे। तभी 4 लोग वहां आए और रुमाल से कुछ नशीली चीज सुंघाकर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। किडनैप हो गया था। कहाँ से? वीरगंज बिरता से, नेपाल। नेपाल में? कैसे हुआ था? पता नहीं, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे और पीछे से गाड़ी आया और कोई नाक में सुंघा दिया कुछ। बच्चों से पूछताछ के बाद पटना पुलिस ने नेपाल पुलिस को जानकारी दी और जल्द ही बच्चों के परिजनों के साथ नेपाल की वीरगंज पुलिस पटना पहुंची और दोनों बच्चों को साथ ले गई। प्रणेश शर्मा ने बताया था कि उसकी बुआ पटना में ही रहती है। फिर पुलिस ने परिजनों से नंबर लिया और खबर मिलते ही बच्चों से मिलने पहुंच गई। प्रणेश की बुआ दीपिका क्षत्री के मुताबिक प्रणेश और शिवेश दोनों दोस्त हैं और दोनों अपहरणकर्ताओं की गाड़ी से कूद गए थे। बच्चा बोला कि हम लोग खेल रहे थे, ट्यूशन पढ़े और बैडमिंटन खेल रहे थे। पीछे से कोई गाड़ी आया था, पीछे से रुमाल में कुछ डाल के सुला दिया, हम लोग को पता नहीं लगा। प्रणेश और शिवेश के परिजनों ने इस बाबत शनिवार को ही वीरगंज थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन अगर पटना पुलिस चौकस न होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। यही वजह है कि गोरखा समाज के लोग भी पटना पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपहरण करके रुमाल सुमा के इसको गाड़ी में बैठाया गया, उसके बाद रक्सौल लेके आया गया। हमारा जो बिहार पुलिस जो कहते हैं कि आज पूरा बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मेरा बिहार पुलिस है, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस का हम सैल्यूट देना चाहते हैं। अगवा हुए बच्चे छूट गए और पटना से अपने परिजनों के साथ नेपाल के वीरगंज भी चले गए, लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं इस अपहरण कांड में बिहार के अपराधियों की मिली भगत तो नहीं। पुलिस के शक का आधार वो गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर मोतिहारी का है। पटना के मीठापुर बस स्टैंड के पास से बरामद दोनों नेपाली बच्चों को उनके परिजनों और नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बच्चों की बरामदगी के बाद जहां पटना पुलिस को नेपाल के पुलिस और परिजनों ने धन्यवाद कहा है, वहीं दूसरी तरफ अब पटना पुलिस उस गाड़ी और उस पर सवार अपहर्ताओं की पहचान में लगी है जिनकी गाड़ी से ये बच्चे पटना तक पहुंचे थे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी ने इस मुहिम की कामयाबी के लिए रोड मैप बना लिया है। एसएसपी ने थानेदारों को जनता से संवाद का आदेश दिया है। पटना में बढ़ती आपराधिक वारदातों से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालात हाथ से निकले, इससे पहले आला अधिकारी एक्शन मोड में आ गए। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने अगले 1 महीने तक की रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें हर बुधवार को थाना प्रभारी बैठक करेंगे। पेट्रोल पंप मालिक, बैंकर्स के साथ, अपार्टमेंट और हॉस्टल मालिकों के साथ गुफ्तगू करेंगे ताकि पुलिस को इनपुट मिले और जनता के साथ पुलिस का समन्वय बना रहे। हर बुधवार को हर थाना में प्रथम बुधवार को एक बैठक होगी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में, जो कि व्यवसायी गण के साथ होगी, जिसको हम लोग बिजनेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, जिसमें कि पेट्रोल पंप ओनर्स, बैंकर्स, टीएसपी संचालक, माइक्रो फाइनेंस वाले आए। उनकी सेकेंड वेडनेसडे को होगी और थर्ड वेडनेसडे को जितने अपार्टमेंट सेक्रेटरीज हैं, लॉज ओनर्स हैं, हॉस्टल ओनर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा। ये कवायद इसलिए की जा रही है ताकि पुलिस के साथ उनका समन्वय बने। सरस्वती पूजा की तैयारियों को लेकर भी पटना पुलिस सतर्क हो उठी है।
पूजा समिति और घाटों पर असामाजिक तत्वों पर पुलिसिया निगरानी बढ़ेगी, तो वहीं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक पार्कों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। यही नहीं, गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अस्थायी थाने खोले गए हैं, तो वहीं थाना प्रभारियों को शराब की होम डिलीवरी रोकने के भी आदेश दिए गए हैं। जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितनी भी पूजा समिति है, जो लड़के उससे इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर हम लोग नजर रख रहे हैं। जो घाट है, जो गंगा नदी में पीर बहोर थाना से लेकर चौक तक, उन घाटों पर शाम में 6 से 9 अभी हम लोग सरस्वती पूजा तक प्रत्येक हफ्ते में 2 से 3 के अभियान चलाएंगे, ताकि वहाँ पे जो असामाजिक तत्व है उनका जमावड़ा न लगे। पुलिसिया चौकसी की जानकारी देते हुए एसएसपी ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। दावा किया कि पिछले महीने 700 केस का डिस्पोजल हुआ है और पेंडिंग केस भी जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। बीजेपी ने खरमास के बाद बिहार में बड़े सियासी खेल का संकेत दे दिया है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि आरजेडी में परिवारवाद के खिलाफ बौखलाहट है और नेता प्रतिपक्ष को अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने तो सिर्फ आरजेडी में टूट का दावा किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद ललन सिंह तो एक कदम और आगे बढ़ गए। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने दावा किया कि अगर भूपेंद्र चाहें तो पूरी आरजेडी ही बीजेपी का हिस्सा बन जाएगी, आरजेडी बीजेपी में विलीन हो जाएगी। तो भूपेंद्र जी कम बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। दावा खरमास को लेकर हुआ था, लिहाजा आरजेडी भी बोल पड़ी। अगर हमने चाहा तो खरमास से पहले ही एनडीए में खेल हो जाएगा। पार्टी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली। आरजेडी को बर्बाद करने का सपना सपना रह जाएगा, तब तक आप बर्बाद होकर रह जाइएगा। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर महागठबंधन, बिहार के दोनों गठबंधन एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने का दावा कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि खरमास के बाद आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। अभी भूपेंद्र यादव के दावे पर बहस चल ही रही थी कि जेडीयू सांसद ने आरजेडी के बीजेपी में विलय की बात कह दी और पटना का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरजेडी बोली, हिम्मत है तो तोड़कर बताएं, पहले अपना घर तो बचा ले बीजेपी। आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो इतनी खलबली है। तो भूपेंद्र जी कम बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। हमारी चुनौती है, अगर बिहार में सरकार बचा सके भाजपा तो बचा के दिखा दे। आरजेडी को बर्बाद करने का सपना सपना रह जाएगा, तब तक आप बर्बाद होकर रह जाइएगा। चुनाव हुआ, सरकार बनी, लेकिन बिहार में राजनीतिक उठापटक अब भी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या नाम है, ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अभी कोरोना वायरस का डर खत्म भी नहीं हुआ कि देश में बर्ड फ्लू ने डराना शुरू कर दिया है। 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से ठोस कदम उठाने के लिए कह दिया है। हर रोज आगंतुकों की चहलकदमी और पक्षियों की किलकारी से गुलजार रहने वाले जयपुर के चिड़ियाघर में सोमवार को सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार सुबह चिड़ियाघर में 3 कॉमन डक और एक ब्लैक स्टार्क मरा हुआ मिला, जिससे जू अधिकारी के होश फाख्ता हो गए। 4 पक्षियों की मौत के बाद इनके सैंपल को भोपाल लैब में जांच के लिए भेज दिया गया। तो वहीं चिड़ियाघर प्रशासन ने अगले आदेश तक टूरिस्ट की एंट्री को बैन कर दिया। आज सुबह 4 कॉमन डक की डेथ हुई है हमारे। तो एहतियातन तौर पे ये रहा कि भाई जू को भी आज अपन पब्लिक से भी दूर रखें, क्योंकि पब्लिक में भी ये फैलने की संभावना हो सकती है। और चारों डक का हमने सैंपल भोपाल भिजवा दिया गया है, कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जयपुर के इस चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग सहित अलग अलग प्रजातियों के 300 से ज्यादा पक्षी हैं, जिनमें 200 के करीब कॉमन डक हैं। पक्षियों की मौत के बाद यहाँ बर्ड फ्लू की आशंका है और जू सहित उसके तमाम रास्तों को सोडियम हाइपोक्लोराइड के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है।
जयपुर के चिड़ियाघर को पूरी तरह बंद कर दिया गया और इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर आज 4 कॉमन बर्ड की एक साथ मौत हुई है, जिसके बाद यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड की सहायता से पूरे जो पेडेस्ट्रियन वे है उस पर छिड़काव किया जा रहा है। जो बाड़े हैं जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है वहाँ पर पीपीई किट पहनकर इस तरह से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये पक्षी सुरक्षित रह सकें, इनमें संक्रमण का कोई खतरा न फैले। इधर मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। 3 जिलों में मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिससे प्रशासन अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के 52 में से 18 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जो मुश्किल हालात हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच और आगर मालवा हैं। इन 3 जिलों से जो मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और जो सैंपल लिए गए थे वो मार्केट और चिकन शॉप से लिए गए थे। ऐसे में इन 3 जिलों की बात करूं तो तीनों जिलों में जहां से ये मार्केट से सैंपल लिए गए तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से वहां पर जो चिकन शॉप है उनको बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने मौजूदा स्थिति में मध्य प्रदेश के बाहरी इलाके, चाहे जो दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, यहाँ से जो व्यापार होता था उस व्यापार पर भी रोक लगा दी है। इधर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने भी बर्ड फ्लू को लेकर के राज्य सरकारों को आगाह किया। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। अब तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही जलाशयों, जीवित पक्षियों के बाजार, मुर्गी पालन केंद्रों और चिड़ियाघरों के आसपास निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो बर्ड फ्लू को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाएं। दिल्ली से मनीष कुमार और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।